लेक्चर 126 चैप्टर 126। नमन, क्या तुम आज मुझे यहाँ किसी और इरादे के लिए लेकर आए हो? माया ने मुस्कुराते हुए अपने सामने बैठे हुए आदमी की तरफ देखा। नमन ने भी उसकी तरफ देखा। उसके बाद उसने अपने हाथ में पड़ी हुई चम्मच को नीचे रख दिया और एक सौम्य मुस्कुराहट के साथ बोला, तुमने मुझे ऐसा क्यों पूछा? उद्धरण चिन्ह। क्योंकि माया ने टेबल पर रखे हुए गोभी के पराठे, अचार और दही की तरफ घृणा के साथ देखा और आगे बोली, क्योंकि यह वही जगह है जो तुम्हें और ईशानी को अतीत में सबसे ज्यादा पसंद थी। तुम लोग अधिकतर यहाँ पर आते रहते थे, और अभी हमारी टेबल पर जो खाना रखा है वह भी ईशानी को पसंदीदा है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर नमन ने आश्चर्यचकित होने का नाटक किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे और जाने के बारे में इतना कुछ जानती होगी। उद्धरण चिन्ह। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी यह सब कुछ जानना नहीं चाहती थी। मुझे भी दूसरों से इन सब के बारे में पता चला था। उसने अपने सामने रखी हुई वाइन का एक सिप लिया और आगे बोली, उसे समय तुम परेशानी कॉलेज में काफी ज्यादा फेमस है। हमेशा लोग तुम दोनों के बारे में गॉसिप्स इकट्ठा करते रहते थे। इसलिए उसने कंधे उचकाए और कहा, मुझे भी ज्यादातर बातें पता रहती थी। उद्धरण चिन्ह। तुम कभी परेशान लग रही हो? उद्धरण चिन्ह। नमन ने अपनी कहानी मेज पर टिकाए और अपने हाथ पर अपना मुंह रखते हुए माया की तरफ प्यार से देखा। माया मनमोहक अंदाज में मुस्कुराई और बोली, क्योंकि मुझे जेलस फील हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। नमन बाकी काफी बेकार किस्म का इंसान है। कनिका उसके बच्चे की मां बनने वाली है, फिर भी वह इस माया से मिलने के लिए भारत जाता रहता है। ही इज रियली डिस्गस्टिंग। उद्धरण चिन्ह। शिवानी ने बंद प्राइवेट रूम को हीराकत से देखा। क्या तुम्हें लगता है कि उन्होंने हमें अभी तक देखा है? शिवानी ने ईशानी और नंदिनी की ओर देखा और उत्सुकता से पूछा। शायद नहीं। नंदिनी और ईशानी ने एक दूसरे की ओर देखा और अनिश्चितता के साथ जवाब दिया। फिर क्या हुआ? आदमी बॉडीगार्ड है? शिवानी ने फिर से पूछा। उसे आदमी का जिक्र सुनकर नंदिनी थोड़ा आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को कंट्रोल कर लिया और फिर पहले की तरह ठीक हो गई। उसने जवाब दिया, शायद। जब मैं फोटो ले रही थी तो वह दरवाजे पर था। मैंने उससे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि उसने मेरे फोन में से वह सारी तस्वीर डिलीट कर दी है। तो इस हिसाब से तो उसे माया या फिर नमन का बॉडीगार्ड होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। नंदिनी ने एक एक करके उन्हें खाना सर्व किया। ठीक है, अब उन दोनों के बारे में बात करना बिल्कुल बंद करो। हम तीनों का है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवानी बोली, वैसे भी उनके बारे में बात कौन करना चाहता है? हम तो उसे बारे में सिर्फ इसलिए बात कर रहे थे क्योंकि शायद हम लड़कियां पैदा ही गॉसिप करने के लिए हुई है। कितने मजा आता है ना व्हाट्सएप करने में। उद्धरण चिन्ह। इसके साथ ही उसने धीरे से आह भरी। ये कितने अफसोस की बात है कि ऐसी सेंसेशनल पीस ऑफ न्यूज़ के बारे में लोगों कुछ पता ही नहीं चलेगा। तुम चिंता मत करो, एक दिन लोगों को इसके बारे में भी सब पता चल जाएगा। ईशानी ने एक अर्थपूर्ण मुस्कुराहट के साथ चाय का कप शिवानी की तरफ बढ़ा दिया। कोई बात ज्यादा वक्त तक छुपी हुई नहीं रहती है, कभी न कभी सच्चाई सबके सामने आ ही जाती है। उद्धरण चिन्ह। रेस्टोरेंट से बाहर आने के बाद नंदिनी धीरे धीरे चल रही थी। अपने स्पीड की वजह से वह जल्दी ही ईशानी और शिवानी से पीछे रह गई। नंदिनी, हम अभी शॉपिंग के लिए जाना चाहते हैं, क्या तुम भी हमारे साथ चलना चाहोगी? शिवानी नंदिनी से पूछने के लिए पीछे मुड़ी, लेकिन उसे पता चला कि नंदिनी तो उनके साथ ही नहीं। बाद में शिवानी और ईशानी ने मुड़कर देखा कि नंदिनी काफी धीरे धीरे चल रही थी। उन दोनों ने उससे कहा, नंदिनी, तुम क्या कोई कछुआ हो? तुम इतने दिन में क्यों चल रही हो? उद्धरण चिन्ह। नंदिनी ने झिझक के साथ उनकी ओर देखा। ईशानी को लगा कि नंदिनी के साथ कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह उसकी तरफ चली गई। उसने चिंता से पूछा, क्या हुआ है? कोई प्रॉब्लम है? नंदिनी ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराई। मैं ठीक हूँ, मैं अपना सामान रेस्टोरेंट में भूल गई हूँ। उद्धरण चिन्ह। क्या वाकई? ईशानी ने भौंहें सिकोड़कर कहा, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात कहने के बाद ईशानी ने नंदिनी का हाथ पकड़ लिया। वह उसके साथ आगे बढ़ने ही वाली थी, लेकिन नंदिनी ने बीच में ही उसे रोक दिया। नहीं। नंदिनी ने ईशानी की पकड़ से अपना हाथ छुड़ाया और उसे देखकर मुस्कुराई। मैं अकेले चली जाऊंगी, तुम लोग पहले चले जाओ। अपना सामान लेकर वापस तुम्हें आकर मिलती हूँ। उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि ईशानी कोई जवाब दे पाती, नंदिनी मुड़ी और रेस्टोरेंट की ओर भाग गई। ईशानी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि नंदिनी थोड़ा अजीब बिहेव कर रही है? खाने के दौरान में वह काफी शांत थी, जैसे कि वह कुछ सोच रही हो। उद्धरण चिन्ह। शिवानी ईशानी के पास आई और चिंता से नंदिनी की ओर देखने लगी।
ईशानी ने अपने हाथ भेज और कुछ सोचते हुए रेस्टोरेंट की तरफ देखने लगी। रेस्टोरेंट में वापस जाकर नंदिनी ने बस से कहा कि हो सकता है कि वहां पर अपना कुछ सामान भूल गई हो। फिर वह उसी सीट पर चली गई जहां वे बैठे थे और अपनी चीज ढूंढने लगी। अपना सामान ढूंढते हुए उसकी नज़र प्राइवेट रूम पर पड़ी, जिसका दरवाजा अभी भी बंद था। दरअसल नंदिनी अपना कुछ भी सामान अंदर नहीं भूली थी। यह उसके लिए रेस्टोरेंट में लौटने का सिर्फ एक बहाना था। वह दोबारा उसे लड़की को देखना चाहती थी। हालांकि जैसे जैसे समय बिता रहा वह दरवाजा बंद ही रहा। नंदिनी, जो कुछ ढूंढने का नाटक कर रही थी, धीरे धीरे अपना धैर्य खो बैठी। उसने रेस्टोरेंट की ओनर की तरफ देखा जो वहां से गुजर रहा था। नंदिनी को पता था कि वह बहुत शायद उसके लिए ही आए होंगे क्योंकि वह काफी लंबे समय से वहीं पर थी। मिस, क्या आपको अपना सामान मिल गया? ओनर ने चिंता के साथ उससे पूछा। नंदिनी ने अपना सिर उठाया और माफी मांगते हुए मुस्कुराकर कहा, परेशानी के लिए माफी मांगना चाहती हूँ, लेकिन मुझे वह नहीं मिला। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर कि वह उसे नहीं ढूंढ सकी, बस का चेहरा बिगड़ गया। ऐसा कैसे हो सकता है? ये छोटी सी जगह है। क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी चीजों के पर आ गए हो और वो यहाँ से भाग गई हो? उद्धरण चिन्ह। नंदिनी अपराध बोध से मुस्कुराए। उसे डर था कि बॉस को पता चल जाएगा कि वह झूठ बोल रही थी। सब बस का ध्यान उसकी तरफ नहीं था तो उसने जल्दी से अपने कानों की बाली उतार दी। वह खुश थी कि उसने आज ऐसे झुमके पहने थे जिन्हें आसानी से हटाया जा सकता था, वरना उसे ऐसा करने में काफी परेशानी होती। मुझे इसे ढूंढने में आपकी मदद करने दीजिए, बॉस ने मित्रतापूर्वक कहा। उनके ग्राहक ने रेस्टोरेंट में कुछ गिरा दिया था, इसलिए वह उसकी मदद करना चाहती थी। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। नंदिनी ने तुरंत मना कर दिया, जिससे बॉस ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। मेरा मतलब है कि मैं उसे खुद ढूंढ सकती हूँ। मैं आपको और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती हूँ। उद्धरण चिन्ह। नंदिनी को लगा कि वह अपने चेहरे पर मुस्कान बरकरार नहीं रख पा रही है। जब उसने देखा कि वह इतनी दृढ़ है तो उसने जिद नहीं की। ठीक है, अगर आपको किसी मदद की जरूरत पड़ी तो मुझे बता दीजिएगा। आई विल हेल्प यू। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, थैंक यू। उद्धरण चिन्ह। बॉस को वहां से दूर जाते हुए देखकर नंदिनी ने राहत की लंबी सांस ली। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और अपना हाथ फैला दिया। फिर से अपनी मुट्ठी भेजने से पहले वह बहुत देर तक अपनी हथेली में बालियों को देखती रही। उसके बाद उसने अपने नजरें उठाकर उसे प्राइवेट रूम की तरफ देखा। उसका दरवाजा अभी भी बंद था। ऐसा लग रहा था कि वह अब उसे आदमी को दोबारा नहीं देख पाएगी। ये सोचकर नंदिनी को काफी निराशा हुई और वह वहां से जाने ही वाली थी कि तभी उसकी नज़र प्राइवेट रूम में फ्रूट लेकर जा रहे एक वेटर पर पड़ी। उसे बेटे को उधर जाते हुए देखकर नंदिनी ने चलना बंद कर दिया। वह घूमी और उसे प्राइवेट रूम की तरफ देखने लगी। प्राइवेट रूम के बाहर पहुंचकर वेटर ने दरवाजा खटखटाया। कुछ ही देर में दरवाजा खुल गया और दरवाजे पर एक लंबी आकृति दिखाई दी। जिस आदमी को नंदिनी देखना चाहती थी, उसे आदमी को देखकर उसकी आंखें तुरंत लाल हो गई। उसे आदमी ने बेटे के हाथ से फ्रूट की ड्रेस ले ली। संयोगवश उसे आदमी ने अचानक उसे तरफ देखा जहां पर नंदिनी खड़ी हुई थी। नंदिनी को देखने का तुरंत बाद उसकी आंखों में एक अनजान उत्साह चमक उठा, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को शांत कर लिया और दोबारा पहले की तरह बिल्कुल भावहीन हो गया। जैसे ही वो हाथों में फ्रूट्स की ट्रे लेकर मुंडा और प्राइवेट रूम की तरफ जाने लगा, पीछे से एक घटी हुई आवाज आई। मानव की हालत को देखकर यह स्पष्ट था कि उसकी सीधी पीठ अकड़ गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी वह आगे चला रहा। उसने फिर से दरवाजा बंद कर दिया। ये देखकर नंदिनी की आंखों में से आंसू बहकर उसके गालों पर लुढ़क आए, जिससे उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। वह सचमुच वापस आ गया था, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। ये देखकर उसके दिल में आश्चर्य और उदासी घुल मिल गई, जिससे वह काफी आशाएं महसूस करने लगी। उसने फीकी मुस्कान के साथ एक गहरी सांस ली। यह अच्छा था, यह बातें अच्छा था कि वह अंततः वापस आ गया। बाहर जाने के लिए मुड़ने से पहले उसने एक आखिरी बार प्राइवेट रूम की ओर देखा। नंदिनी के वहां से बाहर जाने के बाद प्राइवेट रूम का दरवाजा खुला और एक लंबा व्यक्ति बाहर आया। वह आदमी और कोई नहीं बल्कि मानव था, जिसे अभी अभी नंदिनी ने पुकारा था। उसने काफी जटिल भावों के साथ उसे जगह पर देखा जहां अभी कुछ देर पहले नंदिनी खड़ी हुई थी। रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हुए नंदिनी ने अपने आंसू पोंछने के लिए अपना हाथ उठाया। उसने कुछ ही दूरी पर खड़ी हुई दो परिचित आकृतियों की तरफ देखा। ये देखकर नंदिनी स्तब्ध रह गई। वह दोनों अभी भी उसका इंतजार कर रही थी। जब उसने वह देखा तो वह दौड़कर उन दोनों की तरफ बढ़ गई। तुम लोग अभी तक यहाँ क्या कर रही हो?
उद्धरण चिन्ह। नंदिनी शायद आधे घंटे से अधिक समय से अंदर थी, उसके बावजूद भी दोनों अभी तक वहां खड़े होकर उसका इंतजार कर रहे थे। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे और हम तुम्हारे साथ यहाँ से निकलना चाहते थे। ईशानी धीरे से मुस्कुराई। तुम ऐसे भी क्या भुलाई थी जिसे ढूंढने में तुम्हें इतना ज्यादा वक्त लग गया? उद्धरण चिन्ह। शिवानी ने संदेह के साथ उससे पूछा। मेरे झुमके। नंदिनी ने अपनी हथेली फैलाए और गिरी हुई बाली दिखा दी। ये देखकर ईशानी की भौहें चढ़ गई। जहां तक उसे याद था, उसके मुताबिक जब वह तीनों रेस्टोरेंट से बाहर आए थे तो नंदिनी ने अपनी दोनों बलियां पहन रखी थी। उसने सोच समझकर नंदिनी की ओर देखा और फिर कहा, शुक्र है कि तुम्हें अपनी खोई हुई बल्कि मिल गई, बना तुम्हारा पूरा का पूरा पेयर खराब हो जाता। उद्धरण चिन्ह। हाँ, नंदिनी ने मुस्कुराकर कहा, फ्यूचर में संभल कर रहना। अपनी बलिया खोना बहुत अफसोस की बात होती है, खासकर तब जब वह तुम्हारी फेवरेट हो। उद्धरण चिन्ह। शिवानी ने नंदिनी को चेतावनी दी। बिल्कुल। उद्धरण चिन्ह। अपने दो अच्छे दोस्तों को देखकर, जो उसकी काफी परवाह करते थे, नंदिनी को दोषी महसूस हुआ क्योंकि उसने उनसे झूठ बोला था। हालांकि कुछ हिस्सा था जो वह उनसे कह नहीं सकती थी। टेल्स ऑफ पैलेस सीरीज की कास्ट को ऑफिशियली रिलीज कर दिया गया था, जिसमें देव श्रीवास्तव मेल लीड प्ले कर रहा था और माया भट्ट लीडिंग एक्ट्रेस। ईशानी इस बारे में पहले से ही जानती थी, लेकिन वह कंप्यूटर स्क्रीन पर सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नाम देखकर थोड़ी हैरान थी। उसे नाम को पढ़कर उसकी भौहें सिकुड़ने लगी थी। कनिका। जब 127 चैप्टर 127 टेल्स ऑफ पैलेस सीरीज की कास्ट को ऑफिशियली रिलीज कर दिया गया था, जिसमें देव श्रीवास्तव मेल लीड प्ले कर रहा था और माया भट्ट लीडिंग एक्ट्रेस। ईशानी इस बारे में पहले से ही जानती थी, लेकिन वह कंप्यूटर स्क्रीन पर सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नाम देखकर थोड़ी हैरान थी। उसे नाम को पढ़कर उसकी भौहें सिकुड़ने लगी थी। कनिका। उस सीरीज के इन्वेस्टर और प्रोड्यूसर पागल हो चुके थे। वह इतना इम्पोर्टेंट रोल कनिका को प्ले करने के लिए कैसे दे सकते थे? ईशानी को वह दिन याद आया जब उसने रेस्टोरेंट के अंदर नमन और माया के साथ बैठे हुए देखा था। कनिका को ये रोल क्यों मिल पाए, इसका कारण अब उसे समझ आ गया था। स्क्रीन पर कनिका के ऑफिशियल पोर्ट्रेट को देखकर ईशानी की आंखें उपहास से भर गई। कनिका सच में बहुत स्वार्थी थी। वह अपनी प्रसिद्धि और दौलत के लिए अपने मंगेतर का फायदा भी उठा सकती थी। वह इतनी चालाक कैसे हो सकती है? शायद उसे चालक कहना भी ठीक नहीं होगा। वह इतनी गिरी हुई कैसे हो सकती है? उसने चाय का कप अपने हाथ में उठाया और उसमें से एक घूंट पी ली। फोटो में उसकी नज़र कनिका पर टिकी हुई थी। उसने व्यंग्यपूर्वक कहा, कनिका, तुम अपनी गंदी चले खेलती रहो, लेकिन एक दिन तुम बहुत बुरी तरह हार जाओगी। उद्धरण चिन्ह। डाइनिंग रूम का माहौल काफी शांत और गर्म था। ईशानी ने अपनी प्लेट में से खाना उठाया और अपने मुंह में डाल लिया। उसकी नज़र अपने सामने बैठे हुए आदमी पर पड़ी और उसकी आंखों में झिझक का भाव था। शायद उसे आदमी ने उसकी नज़र पर ध्यान दिया। उसने उसकी तरफ अपना मुंह उठाकर देखा और पूछा, क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने अपनी चम्मच नीचे रखी। उसने अपने हाथ मोड़ और काफी शांति के साथ कहा, मुझे कल कम पर वापस जाना है। उद्धरण चिन्ह। जब उसने उसे आदमी के चेहरे के भावों को बदलते हुए देखा तो उसने तुरंत आगे कहा, मेरी चोटें बिल्कुल ठीक हो चुकी है। उद्धरण चिन्ह। जब उसे आदमी निशानी की बात सुनी तो उसने अपनी भौहें ऊपर उठाई। क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें वापस कम पर नहीं जाने दूंगा? उसने पूछा। नहीं, ईशानी ने अपने होंठ सिकोड़कर कहा, मुझे बस डर है कि तुम मेरी काफी ज्यादा चिंता करोगे। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर अभिमान मुस्कुराया और सिर हिलाते हुए बोला, मैं सचमुच तुम्हें लेकर अभी भी चिंतित हूँ। उद्धरण चिन्ह। वास्तव में? ईशानी ने अपने होंठ भींच लिए। उसके सुंदर चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान उभर आई। कंपनी में रोहित के साथ मैं ठीक हो जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। रोहित? अभिमान ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, वह अभी साउथ अफ्रीका में है। उद्धरण चिन्ह। साउथ अफ्रीका? ईशानी ने कहा, वह साउथ अफ्रीका क्यों गए हैं? उद्धरण चिन्ह। अभिमान ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और गंभीरता से उसकी ओर देखने लगा। ईशानी ने भौहें सिकोड़ के अस्थायी रूप से पूछा, मेरी वजह से? उद्धरण चिन्ह। अभिमान ने नेटवर्क इसे स्वीकार किया और नहीं इससे इनकार किया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम काम पर वापस जाना चाहती हो तो बस जाओ। मैं क्या सोच रहा हूँ, इसके बारे में तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। सब अभिमान ने अचानक से यह बात कही तो ईशानी दंग रह गई। उसने पूछा, क्या तुम मुझे काम पर वापस जाने देने के लिए सहमत हो? उद्धरण चिन्ह। अभिमान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं असहमत नहीं हूँ, राइट? उद्धरण चिन्ह।
ये सच था। ईशानी ने मुस्कुराते हुए कहा, कूल, फिर मैं कल से कम पर जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। ठीक है। उद्धरण चिन्ह। उसने धीरे से उत्तर दिया और फिर खाना जारी रखने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। वह फिर से शांत हो गया, लेकिन जल्द ही उसने फिर से उसकी आवाज़ सुनी। अभी, क्या रोहित को साउथ अफ्रीका भेजकर तुमने काफ़ी रुथलेस बिहेव नहीं किया है? उद्धरण चिन्ह। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वह श्वेता की वजह से हुआ था। इसमें रोहित की कोई गलती नहीं थी। उसे तो अंदाजा भी नहीं था कि वहां पर मेरा और श्वेता का झगड़ा हो जाएगा। अगर उसे पता होता तो वो मुझे खरोच भी नहीं आने देता। उद्धरण चिन्ह। रोहित तुम्हारा कजिन ब्रदर है। तुम मुझे उसे जगह कैसे भेज सकते हो? तुम जानते हो ना कि उसके लिए वहां सरवाइव करना कितना मुश्किल होगा। उद्धरण चिन्ह। उसकी छेड़छाती आवाज के कानों में गूंज रही थी। अभिमान ने धीरे धीरे बाउल में रखा हुआ सूप पी लिया, जैसे उसने उसे सुना ही ना हो। गले तौलिया से अपना मुंह पोंछने के बाद आखिरकार उसने ईशानी की तरफ देखा, जो लगातार उससे बातें कर रही थी। वह मुस्कुराया और धीरे से बोला, अगर वह वहां नहीं रहना चाहता तो मैं वहां चला जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। ईशानी तुरंत आश्वस्त हो गई। उसने तुरंत अपना रवैया बदलते हुए कहा, एक्चुअली रोहित अभी काफी यंग है, इसलिए उसके लिए ज्यादा एक्सपीरियंस करना अच्छा है। उद्धरण चिन्ह। अभिमान ने चेहरे पर फिकी मुस्कान के साथ धीरे से उसे देखा। रोहित, जो दूर अफ्रीका में था, ने भयंकर चीख मारी। उसने अपनी नाक रगड़ी और अपनी आंखें उठाकर सामने की ओर देखा, साथ ही अफ्रीकी दोस्तों को भी उसकी ओर घूरते हुए देखा। तुरंत उसकी आंखों में आंसू भर आए। गॉड, मैं इतनी खराब जगह पर कैसे पहुंच गया? उद्धरण चिन्ह। अगले दिन ईशानी कंपनी में जल्दी पहुंच गई थी। उसे कंपनी में आए हुए देखकर सोनिया ने उसे अपने केबिन में बुला लिया। क्या अब तुम बेहतर महसूस कर रही हो? सोनिया ने पूछा। ईशानी ने मुस्कुराते हुए कहा, जी, अब मैं पहले से काफी बेहतर हूँ। थैंक यू। उद्धरण चिन्ह। सोनिया ने अपना सिर हिलाया और एक पल के लिए सोचा, फिर उसने कहा, श्वेता को प्रेसिडेंट ने उसकी पोजीशन से हटा दिया था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मिस जेसिका सीधे मुझसे श्वेता के लिए पूछेगी और उसे अपना असिस्टेंट बना लेगी। उद्धरण चिन्ह। तो सोनिया माफी मांगते हुए मुस्कुराए और बोली, आई एम सॉरी कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकी। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने अपना सिर हिलाया। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैम। आपने अभी तक मेरी काफी मदद की है। आप और मैं अच्छी तरीके जानते हैं कि श्वेता किस तरीके की इंसान है। वो किसी भी हालत में मेरे सामने नहीं झुक सकती है। वो निश्चित रूप से हार मानने को तैयार नहीं होंगी, इसलिए मुझे ये बात सुनकर बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा कि अब वो जेसिका की असिस्टेंट बन चुकी है। उद्धरण चिन्ह। ये सच है, लेकिन सोनिया ने चिंतित भरी आंखों के साथ धीरे से आह भरी। उसने आगे कहा, मुझे डर है कि आप कंपनी में तुम्हारी सिचुएशन और भी ज्यादा बुरी होगी। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने लापरवाही से मुस्कुराते हुए कहा, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। मैं हमेशा अपनी मुश्किलों को सॉल्व करने का कोई रास्ता ढूंढ ही लूंगी। वैसे भी बिना सॉल्यूशन वाली कोई प्रॉब्लम आज तक बन ही नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर श्वेता की आंखों में प्रशंसा की झलक दिखाई दी। मैं तुम्हारे इस एटीट्यूड की काफी प्रशंसा करती हूँ, उसने आगे कहा। ईशानी मुस्कुराए, लेकिन वह चुप ही रही। उसने कुछ देर सोनिया के साथ अपने काम के बारे में बातचीत की और फिर वह वहां से बाहर चली गई। श्वेता के स्पॉटर, जो बाहर खुशी से बातें कर रहे थे, ईशानी को देखकर ठिठक गए। ईशानी की नज़र उन पर पड़ी और वह उदासीनता से मुस्कुराई। जब वह अपनी जगह पर बैठ गई तो नंदिनी उसके पास आ गई। क्या तुम ठीक हो? तुम इतनी जल्दी काम में वापस क्यों आ गई? तुम्हें अभी कुछ दिनों के लिए और आराम करना चाहिए था। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने अपना कंप्यूटर चलाया और नंदिनी की तरफ देखते हुए उससे कहा, मैं जल्दी इसलिए आई क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। ज्यादा बकवास मत करो, नंदिनी ने जोर से हंसते हुए कहा, अभिमान के होते हुए तुम्हें मेरी याद कैसे आ सकती है? वो तुम्हें किसी और को याद करने का मौका देते भी है। उद्धरण चिन्ह। नंदिनी की बात सुनकर ईशानी हंसे बिना नहीं रह सकी। वो आगे बढ़ी और उसके चेहरे पर चुटकी काटते हुए बोली, ठीक है, मुझे तुम्हारी याद नहीं आ रही थी। मुझे बस महसूस हुआ कि यहाँ पर चीज़ और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। सिर्फ इसलिए मैं जल्द से जल्द काम पर वापस आना चाहती थी। उद्धरण चिन्ह। नंदिनी ने अपनी आंखें घुमाए और अफसोस के साथ आह भरने का नाटक करते हुए कहा, वे लोग इतनी दया नहीं है क्यों है? उद्धरण चिन्ह। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? ईशानी ने कहा और अपने कंप्यूटर पर वेब पेज ओपन कर लिया। पेज ओपन होने के तुरंत बाद ही उसकी स्क्रीन पर टेल्स ऑफ पैलेस से रिलेटेड खबरें आने लगी।
नंदिनी ने भी उन खबरों की तरफ देखा और ठंडे स्वर में कहा, मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि कनिका को वास्तव में ये रोल मिल जाएगा। उद्धरण चिन्ह। उसने सोचा था कि कनिका को प्रोड्यूसर्स के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा, लेकिन उसे सीरीज के प्रोड्यूसर इतने बेवकूफ़ थे कि उन्होंने कनिका के जैसी एक्ट्रेस को रोल दे दिया जिसमें कोई एक्टिंग स्किल भी नहीं थी। यह उसकी अपनी क्षमता है कि वह इस रोल को ले सकी, लेकिन इस रोल को प्ले करने के बाद वह फेमस होगी या नहीं, इसमें उसका कोई रोल नहीं होगा। आगे का सब कुछ उसकी किस्मत और पब्लिक पर निर्भर करता है। अपने तेज दिमाग के साथ उसने ये रोल तो ले लिया, लेकिन इसके द्वारा वह लोगों के दिल में अपनी जगह बन पाएगी या नहीं, इसके बारे में हम अभी कुछ नहीं कह सकते। उद्धरण चिन्ह। क्या करने का नहीं सच में सोचा था कि अगर वह इस तरह से सीरीज में एक्ट करेगी तो वह फेमस हो जाएगी। बाकी जनता मूर्ख नहीं थी, और कनिका की एक्टिंग स्किल को देखते हुए उसका फेमस होना तो लगभग नामुमकिन ही था। वह एक सिंपल एडवर्टाइजमेंट के लिए एक्ट नहीं कर पा रही थी तो भला इस सीरीज के लिए एक्ट कैसे कर सकती है। कुछ दिनों की छुट्टी लेने के बाद हालांकि नंदिनी ने ईशानी की कुछ कामों में उसकी मदद की, लेकिन फिर भी उसका काम काफ़ी ज़्यादा बचा हुआ था। ईशानी ने अपनी पूरी सुबह बिना किसी रेस्ट के बिता दी। आखिरकार लंच से पहले उसने अपना अधिकतर सारा जरूरी काम पूरा कर दिया था। उसने अपनी अकड़ी हुई गर्दन घुमाए और नंदिनी से पूछने के लिए मुड़ी कि वह लंच के लिए क्या चाहती है, लेकिन पीछे मुड़त ही उसकी नज़र एक परिचित आकृति पर पड़ी। उसने अपनी निगाह उसे पर टिका दी और उसकी आंखों में दिलचस्पी का एक संकेत उभर आया। बैठे बिठाए मुसीबत आ चुकी थी। ये सुनकर कि ईशानी कम पर लौट आई है, श्वेता उत्साहित हुए बिना नहीं रह सकी। वह मीडिया डिपार्टमेंट में आकर उसे अपमानित करना चाहती थी। हालांकि जनरल मैनेजर की असिस्टेंट होने के नाते उसे काफ़ी ज़्यादा काम करना था, जिस वजह से उसका यहाँ आना संभव हो गया था, इसलिए वह केवल लंच ब्रेक में ही ईशानी से मिल सकती थी। श्वेता को आते हुए देखकर नंदिनी और ईशानी दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और इत्मीनान से अपनी सीटों पर बैठ गए और उसके वहां आने का इंतजार करने लगे। अपने स्पोर्ट से गिरी हुई श्वेता बिल्कुल किसी गर्वित मोर की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। क्या तुम यहाँ पर वक्त को इंस्पेक्ट करने के लिए आई हो? श्वेता के पास आते ही ईशानी ने मुस्कुराते हुए पूछा। श्वेता ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठे और तिरछी निगाहों से उसकी ओर देखने लगी। उसने व्यंग्य करते हुए कहा, कुछ लोगों को उम्मीद नहीं थी कि मेरी जिंदगी में कभी ऐसा दिन भी आएगा, है ना? उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने अपनी भौहें ऊपर उठाए और ईमानदारी से सहमति व्यक्त करते हुए कहा, हाँ, मैंने वास्तव में कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी। उद्धरण चिन्ह। श्वेता को उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा कुछ कहेगी। एक पल के लिए वह शब्द रह गई, लेकिन वह जल्दी ही ठीक हो गई। ईशानी, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं समझदारी से स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप छोड़ने का फैसला ले लिया होता, वरना अगर किसी दिन मुझे यहाँ से निकाल दिया जाता तो मेरे लिए ज़्यादा शर्मनाक होता। उद्धरण चिन्ह। ईशानी फिर भी मीठी मुस्कान देते हुए बोली, क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? उद्धरण चिन्ह। मिस ईशानी, तुम काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो, मुझे तुम्हें कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। श्वेता और अप्रसन्नता से मुस्कुराए। ईशानी के हिसाब से श्वेता एक पागल औरत की तरह थी, जिसे हर वक्त सिर्फ दिखावा करना पसंद था। लेकिन ईशानी से पंगा लेना भी आसान नहीं था। जब 128 चैप्टर 128। श्वेता से कुछ देर बात करने के बाद ईशानी फिर से मीठी मुस्कान देते हुए बोली, क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? उद्धरण चिन्ह। मिस ईशानी, तुम काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो, मुझे तुम्हें कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। श्वेता उसकी ओर देखकर प्रसन्नता से मुस्कुराई। ईशानी के हिसाब से श्वेता एक पागल औरत की तरह थी, जिसे हर वक्त सिर्फ दिखावा करना पसंद था। लेकिन ईशानी से पंगा लेना भी आसान नहीं था। ईशानी उठ खड़ी हुई। हालांकि उसके चेहरे पर मुस्कुराहट अभी भी बरकरार थी, लेकिन वही उसकी आंखों में एक कठोर भाव था। मिस श्वेता, क्या तुम जानती हो कि ज़्यादा खुशी भी दुख को जन्म दे देती है? वैसे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। उद्धरण चिन्ह। ईशानी की नज़र श्वेता और उसकी चमचों पर पड़ी। उसकी आंखें काफ़ी कठोर थी। उसने अपनी ठुड्डी ऊपर उठे और बोली, मैं तुम्हारी बॉस जैसिका से भी नहीं डरती हूँ। तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे धमकी देकर डरा सकती हो? उद्धरण चिन्ह। तुम। श्वेता का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उसने गुस्से से अपनी आंखें चोरी की और दांत पीसते हुए इस आवाज में बोली, ईशानी, ईशानी, तुम अपने बारे में कुछ ज्यादा ही ऊंचा नहीं सोचती हो। तुम सिर्फ एक रखेल हो। जिस दिन मिस्टर मेहरा तुमसे तक जाएंगे वह तुम्हें निश्चित रूप से छोड़ देंगे। मैं तब देखूंगी कि तुम उसे वक्त भी कितनी घमंडी रहोगी। जितने घमंड और गर्व के साथ तुम अभी बोलती हो ना, उसे वक्त तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलेगा। उद्धरण चिन्ह। जो लड़की अपनी सुंदरता से किसी दूसरे आदमी को आकर्षित करती है,
वह इतना एटीट्यूड दिखाने की हिम्मत कैसे कर सकती है? तुम कितनी गिरी हुई हो? उद्धरण चिन्ह। इसका मतलब कि तुम्हें हम में से किसी से भी डर नहीं लगता है। तुम सिर्फ एक आदमी के लिए उसके बिस्तर पर अपने पैर फैला सकती हो। उद्धरण चिन्ह। उन सभी लोगों की बातें सुनने के बाद भी ईशानी के चेहरे के हाव भाव नहीं बदले। वो बस उदासीनता के साथ उन्हें देखती रही। वे लोग बत्तखों की तरह चहचहा रहे थे और ईशानी को उनकी आवाज़ सुनकर भी इरिटेशन हो रही थी। लेकिन नंदिनी उनकी इन सभी बातों को बर्दाश्त नहीं कर सकी और वो तुरंत आगे बढ़ गई। उसने उन सभी लड़कियों के चेहरे की तरफ इशारा किया और ऊंची आवाज में उन्हें डांटते हुए बोली, सच कहूं तो तुम्हारी जैसी दुष्ट लड़कियों का चेहरा बदसूरत होना चाहिए। इस बात में कोई आश्चर्य नहीं है कि तुम सभी इतनी बदतमीज हो। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात कहने के बाद नंदिनी ने चेहरा बनाते हुए अपना मुंह अपने हाथों से ढक लिया और पीछे हट गई। नंदिनी, वे सभी लड़कियां नंदिनी की बातें कैसे सहन कर सकती थी? अगर उनका बस चलता तो वह इस वक्त नंदिनी के टुकड़े टुकड़े कर देती। उन सभी को गुस्से में देखकर ईशानी ने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो आई स्वेर कि आज तुम मीडिया डिपार्टमेंट से बाहर नहीं निकल पाओगी। उसने उन सभी को ठंडी नजरों के साथ देखा, जिससे हर और एक दमनकारी अभाव फैल गई। उसकी खूबसूरत आंखों में अब सर्दी के चांद की तरह ठंडी रोशनी थी। उन्हें केवल अपने पैरों के नीचे ठंडक महसूस हुई। ईशानी को गुस्से में देखकर श्वेता और बाकी सभी लड़कियों ने एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। सच कहूं तो इस वक्त नंदिनी भी ईशानी के एक्सप्रेशन को देखकर डर गई थी। अतीत में ईशानी चाहे कितने भी गुस्से में क्यों ना हो, लेकिन वो कभी भी इतनी भयानक एक्सप्रेशन नहीं व्यक्त करती थी। इससे ये देखा जा सकता था कि श्वेता और बाकी सभी लोग कितने आक्रामक थे। ईशानी अधिकतर काफी शांत रहती थी। वो हर सिचुएशन में खुद को शांत रखने की पूरी कोशिश करती थी। लेकिन आज श्वेता और बाकी सब लड़कियों ने उसे इतना ज्यादा गुस्सा करने पर मजबूर कर दिया था। मुझे अपमानित करने के लिए तुम लोग कुछ खाने के अलावा और क्या कर सकते हो? ईशानी के होंठ एक मजाकिया मुस्कान में बदल गए और उसकी आंखें और भी ज्यादा ठंडी हो गई। अगर अपने इस चेहरे के साथ तुम किसी भी आदमी को रिझाने के लिए जाओगे तो वह आदमी तुम्हें देखकर उल्टी कर देगा। यहाँ तक कि अगर तुम अपने पैर भी खोल दोगे तो भी वह तुम्हारे करीब नहीं आएगा। उद्धरण चिन्ह। शब्द हमेशा दुनिया में सबसे ज्यादा दुखदाई चीज रहे हैं। इन शब्दों के साथ श्वेता और बाकी सभी लोगों में आगे कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं बची और वह सभी गुस्से में ईशानी के बाल पकड़ने के लिए आगे बढ़ गए। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। ईशानी को मुश्किल में देखकर नंदिनी बिना किसी चीज की चाहत के उसके पास आ गई। वह दृश्य काफी भयानक था। पहले जब भी ईशानी के साथ कुछ गलत होता था तो वह हमेशा भावुक हो जाती थी और खुश होकर कहती थी कि सौभाग्य से नंदिनी ने ताइक्वांडो क्लासेस ली थी, वरना वह पागल औरतें मेरे टुकड़े कर देती। उद्धरण चिन्ह। ईशानी बिल्कुल ठीक कहती थी, क्योंकि नंदिनी के आगे बढ़ाने के बाद श्वेता और बाकी सभी का अंत काफी भयानक था। तुम लोगों ने क्या किया है? उद्धरण चिन्ह। जेसिका ने अपने इमेज पर हाथ पटकते हुए जोर से चिल्लाकर कहा। ईशानी ने नंदिनी की तरफ देखा। उन्होंने अपने होंठ सिकोड़ लिए। उनकी भौहें जेसिका के प्रति तिरस्कार से भर गई थी। जेसिका उन दोनों को काफी गौर से देख रही थी, इसलिए वह उनकी आंखों में दिख रहे भावों को भी तभी पहचान गई। श्वेता के सामने कदम रखते ही उसकी आंखें ठंडी हो गई। श्वेता, वहां पर वास्तव में क्या हुआ था? उसने उससे पूछा। इस समय श्वेता ने अपना पिछला एटीट्यूड पूरी तरह से खो दिया था। उसके बाल और कपड़े अस्त व्यस्त थे और उसकी आंख भी सूजी हुई थी। वह काफी शर्मिंदा और मजाकिया लग रही थी। उसे देखकर नंदिनी अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी। अचानक जेसिका की ठंडी नजरें और श्वेता की नाराजगी भरी नजरें उसे पर टिक गई। नंदिनी ने धीरे से हंसते हुए माफी मांगते हुए मुस्कुराकर कहा, आई एम सॉरी, दरअसल अभी मेरे दिमाग में कुछ आया जिसे सोचकर मैं इसे रोक नहीं सकी। आप लोग अपनी बात जारी रखिए। उद्धरण चिन्ह। जेसिका ने उसे घूरकर देखा और कहा, बिहेव योरसेल्फ। यह मत सोचो कि अगर तुम्हारे पास किसी का सपोर्ट है तो तुम परेशानी पैदा कर सकती हो। उद्धरण चिन्ह। फिर उसने श्वेता से कहा, श्वेता बताओ क्या हुआ था? जेसिका ने श्वेता को जानबूझकर घूरकर देखा। श्वेता उसका इशारा समझ गई और तुरंत रोने का दिखावा करते हुए बोली, मिस जेसिका, आपको मेरी मदद करनी होगी। जब मैंने सुना कि ईशानी कम पर लौट आई है तो मैं पिछली बार जो हुआ उसके लिए उससे माफी मांगना चाहती थी। मैं सिर्फ माफी मांगने के लिए उसके पास गई थी, लेकिन उसने मुझे माफ करने से इनकार कर दिया। बहस करने के थोड़ी देर बाद उन लोगों ने मुझे मारना शुरू कर दिया। उद्धरण चिन्ह। श्वेता की बात सुनकर ईशानी स्तब्ध रह गई। नंदिनी का हाल भी कुछ ऐसा ही था।
श्वेता ने सच्चाई को इतनी बुरी तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश किया था। अपनी इस खासियत के साथ वो स्क्रीनराइटर क्यों नहीं बनी? देखिए मिस जेसिका, श्वेता ने अपने खुले बालों को अपने चेहरे के आगे से हटाते हुए अपनी सजी हुई आंख और चेहरे को दिखाया। इन लोगों ने मेरे साथ ये किया है। उद्धरण चिन्ह। ईशानी, नंदिनी, क्या तुम लोगों ने श्वेता पर हाथ उठाया है? जेसिका ने भौएं चढ़ा दी और सख्ती के साथ उन दोनों से पूछा। वह मैं थी, ईशानी ने शांति के साथ स्वीकार किया। और मैं भी, नंदिनी ने भी तुरंत आगे कहा। जेसिका ने अपनी आंखें छोटी कर ली और उन दोनों की तरफ देखते हुए बोली, जब तुम लोग कंपनी के अंदर आए थे तो तुम्हें कंपनी के रूल्स अच्छे से पढ़ लेने चाहिए थे। जहां तक मुझे याद है उसमें कैसे रूल भी था कि अगर तुमने कंपनी के अंदर कोई भी परेशानी खड़ी करने की कोशिश की तो तुम्हें कंपनी से निकाला जा सकता है। उद्धरण चिन्ह। मुझे ऐसा कोई रूल याद नहीं है, ईशानी ने कहा। उसने व्यंग्य करते हुए आगे कहा, लेकिन क्या हो गए मुझे कोई याद भी हो? किसी भी मामले में यह आपके ऊपर निर्भर नहीं करता है, जेसिका। उद्धरण चिन्ह। ईशानी का यह अहंकारी रवैया देखकर जेसिका को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था। ईशानी, सबसे पहले तो तुम अपना एटीट्यूड ठीक करो। कुछ भी बोलने से पहले ये देखो कि तुम किसी से बात कर रही हो, उसने चिल्लाकर कहा। ईशानी ने उसकी तरफ देखा और अपने होठों को सिकुड़ते हुए कहा, मेरा एटीट्यूड यही है। अगर आप मेरा सम्मान नहीं करते हैं तो भला मैं आपका सम्मान क्यों करूंगी? उद्धरण चिन्ह। बहुत बढ़िया, ईशानी। उद्धरण चिन्ह। जेसिका हंसने लगी। वह घूमी और चलते हुए अपने डेस्क के पीछे चली गई। उसने फोन उठाया और एक बटन दबा दिया। एचआर मैनेजर को बुलाओ, उसने फोन के दूसरी ओर वाले व्यक्ति को आदेश देते हुए कहा। अपनी बात कहने का तुरंत बाद उसने फोन नीचे रख दिया। ईशानी, अब जब प्रेसिडेंट एक बिजनेस ट्रिप पर गए हुए हैं तो तुम्हें अब कोई नहीं बचा सकता है। उद्धरण चिन्ह। जेसिका की आवाज स्पष्ट रूप से गर्व से भरी हुई थी। ठीक है, ईशानी ने अपनी भौहें ऊपर उठे और शांत रहकर कहा, चलो देखते हैं कि तुम्हें क्या मिलता है। जेसिका ने ठंडे स्वर में कहा, ठीक है। उद्धरण चिन्ह। श्वेता और बाकी सभी लोगों ने ईशानी को खुशी के साथ देखा। जब तक उन्हें लगा कि उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा तब तक उन्हें लगा कि उनका दर्द काफी हद तक काम होगा। ईशानी, हमें अब क्या करना चाहिए? नंदिनी को सचमुच डर था कि उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तुम फिक्र मत करो, वह हमें नौकरी से नहीं निकल सकती है। ईशानी ने अपना हाथ उठाया और उसके कंधे को थपथपाते हुए उसे आश्वस्त किया। नंदिनी ने भौहें सिकोड़ ली। हालांकि ईशानी आश्वस्त दिख रही थी, लेकिन वह फिर भी बहुत चिंतित थी। कुछ देर बाद अच्छा मैनेजर वहां पर आ गए। जैसे ही वह अंदर गए और उन्होंने वहां पर लोगों की लाइन लगे हुए देखी तो वह चौंक गए। फिर वह तेजी से जेसिका की ओर बढ़े और बोले, मिस जेसिका, आप। उद्धरण चिन्ह। उसने लोगों की लाइन की ओर इशारा किया और जेसिका को असमंजस के साथ देखा। एचआर मैनेजर ने सम्मानपूर्वक उससे पूछा, मिस जेसिका, क्या आपने मुझे यहाँ को इंस्ट्रक्शन देने के लिए बुलाया है? उद्धरण चिन्ह। ईशानी कंपनी में कितने सालों से काम कर रही है? जेसिका ने पूछा। ईशानी से रिलेटेड सवाल सुनकर एचआर मैनेजर एक पल के लिए शब्द रह गया और फिर उसने सच्चाई के साथ जवाब दिया, 2 साल और 3 महीने से। उद्धरण चिन्ह। जेसिका ने अपना सिर हिलाया, ठीक है, फिर तुम अब अपने काम पर वापस जाओ और उसकी सैलरी कैलकुलेट कर दो। कल से वह काम पर नहीं आएगी। उद्धरण चिन्ह। क्या? एचआर मैनेजर हैरान था। मैंने कहा कि ईशानी को कंपनी से फायर कर दिया गया है। वह कल से काम पर वापस नहीं आएगी। जेसिका ने बेसब्री के साथ अपनी बात दोहराई। लेकिन एचआर मैनेजर ने शर्मिंदगी के साथ अपने हाथों को आपस में जोड़ लिया। उसके झिझक भरे एक्सप्रेशन को देखकर जेसिका ने गुस्से में कहा, तुम अब किसका इंतजार कर रहे हो? क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने तुमसे क्या कहा है? जल्दी जाओ और यह काम करो। उद्धरण चिन्ह। जेसिका को गुस्से में देखकर एचआर मैनेजर ज्यादा कुछ तो नहीं बोल सका, लेकिन फिर भी उसने उसे समझाते हुए कहा, मिस्टर मेहरा के अलावा किसी और के पास ये अधिकार नहीं है कि वह ईशानी को कंपनी से बाहर निकल सके। उद्धरण चिन्ह। क्या? जेसिका को इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। और तुमसे ये किसने कहा है? जेसिका ने उससे पूछा। ये बात ईशानी के कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई है। उसके कॉन्ट्रैक्ट को मिस्टर मेहरा रिन्यू किया था। जेसिका की जलती हुई निगाहों के सामने एचआर मैनेजर की आवाज हर एक सेकंड के साथ नर्म होती जा रही थी। इसमें उसकी कोई हाथ नहीं था। ईशानी के कॉन्ट्रैक्ट को न्यू प्रेसिडेंट ने रिन्यू किया था, तो अब उसे ऐसे क्यों लग रहा था कि यहाँ पर सिर्फ उसकी गलती है? एचआर मैनेजर काफी ज्यादा चिंतित थे। जेसिका ने नफरत के साथ अपने दांत पीस लिए। जब 129 चैप्टर 129
जेसिका ने एचआर मैनेजर को बुलाकर उसे ईशानी की सैलरी कैलकुलेट करने के लिए कह दिया था, लेकिन एचआर मैनेजर से पता चला कि वह ईशानी को फायर नहीं कर सकती है। उसे फायर करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ रोहित मेहरा के पास है। मैनेजर की बात सुनकर जेसिका ने नफरत में अपने दांत पीस लिए। रोहित, अगर पिछली बार वह अचानक से अंदर नहीं आया होता तो उसने कब का ईशानी को स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप से बाहर निकाल दिया होता। और अभी इस तरीके के नियमों के साथ वह जानबूझकर उसके लिए चीज़ों को मुश्किल बनाने की कोशिश कर रहा था। एचआर मैनेजर ने जेसिका के उदास एक्सप्रेशन को ध्यान से देखा। उसे डर था कि इन सब के बीच कहीं वह मुसीबत में ना फंस जाए। श्वेता और बाकी सभी लड़कियां जिन्होंने अभी एचआर मैनेजर की बातें सुनी थी, तुरंत स्तब्ध रह गई। उन सभी ने अविश्वास के साथ एक दूसरे को देखा। उन लोगों ने मिलकर जो कुछ भी प्लान किया था वह सब कुछ बर्बाद हो चुका था। पूरे ऑफिस के अंदर सिर्फ और सिर्फ ईशानी और नंदिनी ही खुश थे। उन दोनों का मूड काफी अच्छा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि रोहित ने इतने आगे की प्लानिंग करके रखी होगी। उद्धरण चिन्ह। नंदिनी रोहित की प्लानिंग से काफी ज्यादा प्रभावित थी। उसकी बात सुनकर ईशानी ने उसकी तरफ देखा और कहा, बेशक, आखिरकार वह देवर किसका है? उद्धरण चिन्ह। ईशानी के चेहरे के भावों को देखकर नंदिनी हंसने लगी। हाँ हाँ, वह तुम्हारा ही देवर है। तुम दोनों देवर भाभी एक जैसे हो। चतुर। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने अपनी भौहें ऊपर उठे और शानदार ढंग से मुस्कुराई। दरअसल अभिमान ने उसे इस बारे में पहले ही बता दिया था, तभी तो उसने जेसिका को इतने आत्मविश्वास के साथ जवाब देने की हिम्मत की थी। इस बार जेसिका काफी ज्यादा गुस्से में थी। तुम अपने काम पर वापस जा सकते हो। उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की कोशिश की और एचआर मैनेजर को फुसफुसाकर कहा। जेसिका की बात सुनकर एचआर मैनेजर ने एक सुकून की सांस ली। वह मुड़ा और बिना किसी हिचकिचाहट के वहां से चला गया। वैसे भी वह जल्द से जल्द वहां से बाहर निकलना चाहता था। एचआर मैनेजर के वहां से जाने के बाद जेसिका ने ईशानी की तरफ देखने के लिए अपना सिर उठाया। ईशानी ने भी बिना किसी कमजोरी को दिखाए उसकी तरफ देखा और उसके एक्सप्रेशन काफी ज्यादा आत्मसंतुष्ट दिखाई दे रहे थे। जेसिका ने अपनी मुठिया भींच ली और धीरे धीरे ईशानी के पास चली गई। ईशानी, तुम्हें इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है। एक दिन मैं तुम्हें स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप से बाहर निकाल कर ही मानूंगी। उसने उसकी तरफ देखा और ठंडा स्वर में कहा। ईशानी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मुझे भी उसे दिन का इंतजार रहेगा। उद्धरण चिन्ह। इस बार जेसिका बुरी तरह से हार गई थी और अब ईशानी के प्रति उसकी नफरत बढ़ती जा रही थी। लंच ब्रेक के दौरान इतने बड़े नाटक के कारण ईशानी और नंदिनी के पास दोपहर का खाना खाने का समय ही नहीं बचा था। लंच के लिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक गिलास चाय और बिस्किट खाए थे। मैं ये जिंदगी अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। नंदिनी ने बेबसी भरे चेहरे के साथ रहते हुए बिस्किट खाया। क्या हुआ? ईशानी को समझ नहीं आया कि उसने इस तरह आह क्यों भरी। नंदिनी ने आभारी और अपना हाथ मेज पर रख दिया। क्यों ना हम दोनों मिलकर एक ज्योतिष को खोजें। इसी बहाने में पता चल जाएगा कि इस साल हम और कितने अनलकी होने वाले हैं। उद्धरण चिन्ह। नंदिनी की बात सुनकर ईशानी हंसी और बोली, मुझे नहीं पता था कि तुम इन चीजों पर विश्वास करती हो। उद्धरण चिन्ह। मैं पर विश्वास नहीं करती हूँ, लेकिन मैं इतनी बदकिस्मत हूँ कि मेरे पास इन सब पर विश्वास करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ईशानी को उसके मंगेतर ने धोखा दिया था और उसे फंसाया गया था। जहाँ तक नंदिनी की बात है, उसे भी उसके बॉयफ्रेंड ने धोखा दिया था और उसके माता पिता को करप्शन के आरोप लगाकर फंसा दिया गया था और जेल में डाल दिया गया था। इसके बारे में सोचते हुए नंदिनी को खुद से घिन आ रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ईशी, हम दोनों दर्द के भी साथी हैं। उद्धरण चिन्ह। ईशानी मुस्कुराए और बोली, बिल्कुल नहीं। नंदिनी सीधी बैठ गई और आगे बोली, तुम मुझसे ज्यादा लकी हो। तुम मिस्टर राजवंश से मिली, लेकिन मेरी जिंदगी में तो ऐसा कोई नहीं आया। जैसे ही नंदिनी ने अपनी बात कही, उसके दिमाग में एक आदमी की छवि उभर आई। उसने तुरंत अपना सिर हिलाया और उस ख्याल को झटक दिया। बाद में उसने चुपचाप एक राहत की सांस ली। वो ख्याल सचमुच काफी भयावह था। भला उसके बारे में क्यों सोच रही है? नंदिनी की हरकतों को देखकर ईशानी को थोड़ा अजीब लगा। नंदिनी, क्या तुम ठीक हो? उद्धरण चिन्ह। नंदिनी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं ठीक हूँ। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने घुरकर उसे देखा। ईशानी को शुरुआत से ऐसा लग रहा था जैसे नंदिनी उससे और शिवानी से कुछ छुपा रही है। उसे दिन रेस्टोरेंट में भी उसे नंदिनी की हरकतें काफी अजीब लगी थी। नंदिनी, जो ईशानी की नज़रों के सामने थोड़ा गिल्टी महसूस कर रही थी, उसने जल्दी से अपनी बात कहनी जारी रखी।
अभिमान को तुम्हारे साथ देखकर मुझे सच में काफी जलन होती है। उद्धरण चिन्ह। ईशानी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। उसकी आंखें रोशनी से चमक रही थी। उसने कहा, एक दिन तुम्हारी जिंदगी में भी कोई ऐसा आएगा जो तुम्हें हर हाल में प्रोटेक्ट करेगा। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी तुम होगी। वो तुम्हें उतना प्यार देगा जितना तुम डिजर्व करती हो। उद्धरण चिन्ह। क्या ऐसी बात है? नंदिनी कुर्सी पर पीछे झुककर बैठ गई। वो इधर उधर देख रही थी। मुझे भी ऐसी ही उम्मीद है, उसने धीरे से कहा। श्वेता और बाकी लड़कियों की तुलना में ईशानी की चोटी काफी छोटी थी। उसके गोरे चेहरे पर कुछ खरोंचे आ गई थी। वो खरोंचे ज्यादा गहरी तो नहीं थी, लेकिन वो काफी भयानक लग रही थी। तो जब अभिमान ने उसके चेहरे पर वो खरोंचे देखी तो उसके हाव भाव बदल गए। ये क्या हुआ है तुम्हें? उसने पूछा। उद्धरण चिन्ह डॉट। मेरा किसी से झगड़ा हो गया था। उद्धरण चिन्ह। अभिमान के सवाल का जवाब देने से पहले ईशानी काफी झिझक रही थी। आखिरकार किसी से लड़ाई करना अच्छी बात नहीं थी। अभिमान के माथे पर बल पड़ गए और उसने भावहीन चेहरे के साथ उसकी तरफ देखा। उसे इस बात का दुख था कि ईशानी को दर्द हो रहा होगा। क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और धीरे से उसके चेहरे को छुआ। उसकी खरोंचे देखकर उसे काफी दुख हो रहा था। नहीं, बस कुछ मामूली चोट आई है। उन लोगों को मुझे ज्यादा चोट आई है। उद्धरण चिन्ह। अभिमान की व्यथित आंखों को देखकर ईशानी को थोड़ा परेशान महसूस हुआ। उसे ऐसा महसूस हुआ कि जब से उसने उससे शादी की थी तब से वह किसी न किसी मुसीबत में फांसी ही रहती थी। वह हमेशा उसे परेशान किया करती थी और उसे उसकी चिंता करनी पड़ती थी। ईशानी ने उसका हाथ पकड़ लिया और अभिमान ने अचानक उसके ऐसा करने की वजह से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य देखकर ईशानी मुस्कुराए। अभी, आई एम सो सॉरी। मेरी वजह तुम हमेशा इतना परेशान रहते हो। उद्धरण चिन्ह। उसकी आंखों की चमक चली गई थी और ग्लानि से उसकी आंखें नम हो गई थी। अभिमान ने भौहें सिकोड़ ली और अपने पतले होंठ भींच लिए। वह बिना कुछ कहे चुपचाप उसकी तरफ देख रहा था। उसकी आंखें स्याही की तरह काली थी। उसके भाभी चेहरे की तरफ देखकर ईशानी समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या सोच रहा है। शायद वह गुस्से में था। ईशानी ने उसकी अप्रसन्नता को भली भांति भांप लिया था। वह घबरा गई और उसने उसे समझाते हुए कहा, मेरे किसी से लड़ने का कोई इरादा नहीं था। वो, उद्धरण चिन्ह। ईशानी अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही अचानक अभिमान ने उसके होठों को चूम लिया और उसे आगे बोलने से रोक दिया। काफी देर बाद जब ईशानी को लगा कि उसका दाम घटने वाला है तो उसने उसे किस करना बंद कर दिया। उसका दिल तेजी से लग रहा था और उसने डरते हुए अभिमान की तरफ देखा। अभिमान ने धीरे से उसके नाजुक लाल होठों को सहलाया और प्यार से उसकी तरफ देखा। उसकी काली आंखें उसके लिए प्यार से भरी हुई थी। उसने उससे पूछा, क्या तुम जानती हो कि तुमने क्या गलत किया? उद्धरण चिन्ह। उसकी आवाज कर्कश और गहरी थी। ईशानी का दिल तेजी से धड़क उठा और उसने अपने हाथ भींच लिए। उसने नीचे देखा और कहा, मुझे दूसरों से लड़ना नहीं चाहिए था। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, अभिमान ने इसकी ठुड्डी के नीचे अपनी उंगली रखी और उसका सिर ऊपर उठाया, जिस वजह से अभी शनि उसकी गहरी आंखों में देख पा रही थी। नहीं, उसने कहा। नहीं। ईशानी ने भौहें चढ़ा ली। वास्तव में इस वक्त उसका दिमाग बिल्कुल खाली पड़ा था। उसे समझ ही नहीं आया कि उसने लड़ाई के अलावा और क्या गलत किया है। ये देखकर कि वह काफी कंफ्यूज थी, अभिमान समझ गया कि ईशानी नहीं जानते कि उसने क्या गलत किया है। दरअसल ईशानी की गलती अभिमान के दिमाग में थी। उसने आह भरी और धीरे से उसके होठों के कोने को चूम लिया। ईशानी, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे गिल्ट भरी नजरों के साथ देखा, और न ही मैं ये चाहता कि तुम मुझसे माफी मांगो या थैंक यू कहो। हम तो नहीं दूसरे के लिए अनजान नहीं है। तुम मेरी पत्नी हो और पति पत्नी के रिश्ते में सिर्फ खुशियां नहीं होती है। अगर मैं खुशी में तुम्हारे साथ खड़े रहना चाहता हूं तो मैं तुम्हारे दुख और तुम्हारी मुश्किलों में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। और जानबूझकर तो मुश्किल में कोई भी नहीं पड़ता है ना। सच कहूं तो मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं है कि तुम कितना मुसीबत में पड़ती हो। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक तुम बिल्कुल ठीक हो। उद्धरण चिन्ह। उसने धीरे से कहा, हम पति पत्नी हैं। अभिमान ने जो कुछ भी कहा उसने ईशानी को काफी प्रभावित कर दिया था, और यह सब कुछ उसने सीधा उसकी आंखों में देखते हुए कहा था। ईशानी ने उसकी आंखों में अपने लिए गहरा स्नेह और प्यार देखा था। उसकी आंखें नम हो गई। आई लव यू, उसने काफी धीमी आवाज में कहा और अभिमान के होठों को अपने होठों की कैद में ले लिया। वो आश्चर्यचकित था। कुछ लोग एक दूसरे को काफी सालों से जानते हैं, वह सोचते हैं कि वह एक दूसरे से बेइंतहा है मोहब्बत करते हैं और हमेशा पूरी जिंदगी एक साथ रहेंगे।
लेकिन अंत वह एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ईशानी और अभिमान एक दूसरे को लंबे समय से नहीं जानते थे। हालांकि अभिमान के चेहरे के भाव काफी अलग थे, लेकिन वह उसकी परवाह करता था। इस बात में कोई शक नहीं था कि ईशानी उससे प्यार करती थी। जेसिका के सारे प्लान विफल होते जा रहे थे। वह ईशानी को ऐसे नहीं जाने दे सकती थी। जब उसने ईशानी के एटीट्यूड और गर्वित चेहरे के बारे में सोचा तो वह नफरत के कारण कांपने लगी। उसने कप को कसकर अपने हाथों में बींच लिया। उसकी उंगलियों की पोए सफेद हो गई थी। नमन और कनिका ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर कनिका ने ध्यान से जेसिका की तरफ देखा और उससे पूछा, जेसिका, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? उद्धरण चिन्ह। जेसिका ने कनिका की तरफ कठोर और ठंडे भाव के साथ देखा। ये देखकर कनिका सहम गई थी। वह जबरदस्ती मुस्कुराए और उसने उससे पूछा, क्या ये ईशानी की वजह से है? उद्धरण चिन्ह। जेसिका ने जबरदस्ती कप टेबल पर रख दिया। वह अपने दांत पीसते हुए बोली, उसके अलावा और कौन मुझे इतना गुस्सा दिला सकता है? उद्धरण चिन्ह। अब उसने क्या किया? इस बार यह सवाल नमन ने किया। उसने क्या किया? उसने ठंडा लहजे में कहा और अचानक टॉपिक बदलते हुए बोली, नमन, स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप के शेयर होल्डर होने की वजह से क्या तुम्हारे पास कुछ अधिकार नहीं है? उद्धरण चिन्ह। उसके अचानक पूछे गए सवाल से नमन थोड़ा कंफ्यूज हो गया और उसने चुपचाप पूछा, क्या हुआ? तुम इस बारे में बात क्यों कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। जब 130 चैप्टर 130 सब नमन ने जेसिका से पूछा कि अब ईशानी ने क्या किया तो वो अचानक टॉपिक बदलते हुए बोली, नमन, स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप के शेयर होल्डर होने की वजह से क्या तुम्हारे पास कुछ अधिकार नहीं है? उद्धरण चिन्ह। उसके अचानक पूछे गए सवाल से नमन थोड़ा कंफ्यूज हो गया और उसने चुपचाप पूछा, क्या हुआ? तुम इस बारे में बात क्यों कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। रोहित ने ईशानी के एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और ऐड कर दिया है। उसे रूल के हिसाब से सीईओ के अलावा और किसी के पास ईशानी को कंपनी से निकालने का अधिकार नहीं है। उद्धरण चिन्ह। क्या? उद्धरण चिन्ह। नमन और कनिका ने दूसरे की तरफ देखा। जेसिका ने अपनी ठंडी नजरों के साथ उन दोनों को देखा और अपनी बात जारी रखते हुए आगे बोली, इन सब चीजों को देखते हुए यह कोई सहयोग नहीं है कि रोहित अचानक स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप का सीईओ बन गया। किसी ने जानबूझकर स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप को खरीदा था ताकि वह ईशानी को प्रोटेक्ट कर सके। उद्धरण चिन्ह। लेकिन ये कैसे हो सकता है? कनिका को जेसिका की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था और उसने कहा, ईशानी में ऐसा है ही क्या? कोई उसके लिए पूरा का पूरा एक ग्रुप नहीं खरीद सकता। उद्धरण चिन्ह। कनिका ने मुंह बनाते हुए कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। उद्धरण चिन्ह। नमन को भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था और उसने कहा, जेसिका, मुझे लगता है कि यह सिर्फ एक कोइंसिडेंट है। हो सकता है कि रोहित और ईशानी ने प्राइवेटली कुछ एग्रीमेंट किया हो। उद्धरण चिन्ह। नमन को बचपन से ही सुपीरियर रहने की आदत थी, इसलिए वह इस बात को मन ही नहीं पा रहा था कि शनि की जिंदगी में कोई ऐसा भी हो सकता है जो उसे ज्यादा शक्तिशाली और अच्छा हो। उसे लगता था कि ईशानी की जिंदगी में सबसे ज्यादा पावरफुल और आउटस्टैंडिंग इंसान वही था। जेसिका ने उनकी तरफ देखा और आह भरी, भगवान करे कि तुम दोनों की बातें सच हो। काश मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ। हालांकि कोई पीछे छुपकर ईशानी की रक्षा कर रहा है और वह इंसान काफी ज्यादा कैपेबल और पावरफुल है। उद्धरण चिन्ह। जेसिका को सबसे ज्यादा इसी बात की चिंता थी। इस बात को लेकर तो नमन और कनिका भी काफी चिंतित थे। उन लोगों ने अभी तक जो कुछ भी हुआ था उन सब चीजों के बारे में ध्यान से सोच और महसूस किया कि वह ईशानी को फंसाने में कभी सफल भी नहीं हो पाए थे। बल्कि जब भी उन्होंने उसके खिलाफ कुछ करने की कोशिश की तो उनकी खुद की रेपुटेशन खराब हो गई थी। हालांकि ईशानी काफी होशियार थी, लेकिन फिर भी वह हर बार उनके वार से बच नहीं सकती थी। क्या कोई छुपाकर उसे प्रोटेक्ट कर रहा था? नहीं, वे दोनों भला ईशानी को एक सुखी जीवन जीते हुए कैसे देख सकते थे? वो उसके लिए तैयार ही नहीं थे। कनिका के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अपने होंठ चबाए और कहा, जेसिका, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। उद्धरण चिन्ह। सुबह के सूरज की किरण खिड़की में से अंदर आते हुए कमरे में नीचे फर्श पर बिखर रही थी। ईशानी ने अपनी प्लेट में रखे हुए ऑमलेट का एक टुकड़ा खाया और अपने सामने बैठे हुए आदमी की तरफ देखा। अभिमान ठीक उसके सामने बैठा हुआ था। उसकी कमर बिल्कुल सीधी थी और उसके चेहरे के भाव काफी सख्त। दूध पीते हुए उसका पूरा ध्यान न्यूज़पेपर पढ़ने में था। खाना खाते हुए तुम्हें अपना ध्यान इस पर देना चाहिए। इतनी जल्दी डिस्ट्रैक्ट मत हुआ करो। अचानक ईशानी ने कहा, अपना सिर नीचे झुका लिया। उसकी बात सुनकर अभिमान ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। मेरी मम्मा भी मुझे यही कहा करते थी। ईशानी ने कहा।
किसी बड़े की सारी बातें कहीं कन्वेंस करने वाली ही होती है। अभिमान ने अखबार मोड़कर एक तरफ रख दिया। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर अब माँ ने ऐसा कहा है तो मुझे उनकी बात सुननी होगी। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने अपनी आंखें सिकोड़कर उसकी तरफ देखा और उससे पूछा, क्या तुम मेरा मजाक बना रहे हो? उद्धरण चिन्ह। नहीं। अभिमान मुस्कुराया। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थी। ईशानी ने गुस्से में उसकी तरफ देखा और उसकी प्लेट में एक ऑमलेट रख दिया। उसने कहा, यह अच्छा बना है, टेस्ट कीजिए। उद्धरण चिन्ह। अभिमान ने अपनी प्लेट में रखे हुए ऑमलेट की तरफ देखा और फिर ईशानी की तरफ देखा जो उसे उम्मीद से देख रही थी। उसके चेहरे की तरफ देखते हुए उसने धीरे से ऑमलेट का एक टुकड़ा तोड़ा और उसे खा लिया। कैसे लगा तुम्हें? ईशानी ने उत्सुकता से पूछा। अभिमान ने उसके चेहरे की तरफ देखा और कुछ देर बाद मुस्कुराकर बोला, बहुत अच्छा बना है। उद्धरण चिन्ह। उसका जवाब सुनकर ईशानी मुस्कुराने लगी। उसकी आंखों की शेप आधे चांद की जैसी हो गई थी। उसने गर्व के साथ कहा, यह मैंने बनाया है। उद्धरण चिन्ह। अभिमान उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और उसकी आंखें प्यार से भरी हुई थी। आई एम ए गुड वाइफ, ईशानी ने कहा और मुस्कुराने लगी। हाँ, तुम एक अच्छी पत्नी हो। उद्धरण चिन्ह। अभिमान के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर और भी ज्यादा खुश थी। उसने टेबल पर रखा हुआ दूध का गिलास उठाया और जल्दी से उसे पी लिया। धीरे, दूध कहीं भागकर नहीं जा रहा है। अभिमान ने उसकी तरफ प्यार भरे और असहाय भाव के साथ देखा। आज की सुबह उनके प्राइवेट मोमेंट्स थी, जो हंसी और मुस्कानों से भरी हुई थी। जैसे ही ईशानी स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप के मीडिया डिपार्टमेंट के अंदर गई, उसे बताया गया कि जेसिका उसे ढूंढ रही थी। उसने अपनी भौहें सिक्योरिटी और सोचने लगी कि जेसिका अब क्या करने के बारे में सोच रही है। नंदिनी ने चिंतित होकर उसे चेतावनी दी, इशी, बी केयरफुल। जेसिका की तुम्हें नौकरी से निकलने की प्लानिंग खराब हो गई थी, इसलिए इस वक्त उसका मूड बहुत ज्यादा खराब होगा। हो सकता है कि वह तुम्हें निशाना बनाने के लिए किसी और ईविल आइडिया के साथ आई हो। ईशानी मुस्कुराए और उसे आश्वस्त करते हुए बोली, तुम फिक्र मत करो, मैं इसका ख्याल रखूंगी। उसके बाद वह पलट गई। उसका चेहरा काफी गहरा हो गया था और आंखें ठंडी हो गई थी। कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा तब तक नहीं मरती जब तक कोई रास्ता न बचे। जेसिका के केबिन में ईशानी उसके डेस्क के सामने खड़ी हुई थी, जबकि जेसिका फाइलों को ध्यान से देख रही थी जैसे कि वहां उसके अलावा और कोई मौजूद ही ना हो। जब से ईशानी अंदर आई थी, तब से उसने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा था, मानो कि वह यहाँ थी ही नहीं। ऐसा लग रहा था जिस उनके बीच कोई कंपटीशन चल रहा हो। अगर जेसिका ने अपनी नज़र उठाकर उसकी तरफ नहीं देखा, तो ईशानी निश्चित रूप से उससे बात करने के पहले नहीं करने वाली थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे जेसिका इस तरीके से उसे अपमानित कर रही थी। ईशानी ने अपने होंठ काटे और जेसिका को उदासीनता से देखा जो फाइलों पर पूरा ध्यान दे रही थी। फिर वह अचानक घूमे और दरवाजे की ओर बढ़ गई। रुको। जैसे ही वह दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी, जेसिका उसके पीछे से चिल्लाई। ईशानी ने व्यंग्य के साथ अपना हाथ पीछे ले लिया और जेसिका के गुस्से भरे चेहरे की तरफ मुड़ गई। क्या मैं तुम्हें यहाँ से जाने की इजाजत दी थी? जेसिका ने ठंडे स्वर में पूछा। ईशानी ने व्यंग्यपूर्वक कहा, मिस जेसिका, मुझे और भी काफी काम है। तो आपने मुझे जो खाने के लिए बुलाया है वह जल्दी का दीजिए। इस तरह मुझे यहाँ खड़े रखकर मेरा समय बर्बाद मत करो। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर जेसिका की आंखें द्वेष से चमक उठी। उसने ईशानी को द्वेषपूर्ण दृष्टि से देखा और फिर उसने एक डॉक्यूमेंट को उठाया और उसे डेस्क पर जोर से पटक दिया। टेल्स ऑफ पैलेस के बारे में एक पोस्ट कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। तुम उसमें इंटरव्यू के लिए जा रही हो। उद्धरण चिन्ह। जेसिका ने ईशानी को ब्रीफली कर्म समझाते हुए कहा। ईशानी ने अपनी भौहें ऊपर उठाई, मैं अब डिप्टी मैनेजर हूँ। मुझे सभी इंटरव्यू लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने किसी सबॉर्डिनेट रिपोर्टर को ये काम करने के लिए कह दूंगी। उद्धरण चिन्ह। जेसिका ने दृढ़ता से कहा, ये काम सिर्फ तुम करोगी। उद्धरण चिन्ह। और अगर मैं ये काम करने से मना कर दूं तो? ईशानी ने पूछा। जेसिका ने घर कर उसकी तरफ देखा लेकिन आगे कुछ कहा नहीं। ईशानी को ये सब बिल्कुल बेतुका लग रहा था। उसने अपने होंठ मोटे और वो डॉक्यूमेंट उठाने के लिए आगे बढ़ गई। जब उसकी नज़र जेसिका पर पड़ी तो अचानक ही उसके दिमाग में एक विचार आ गया। टेबल की तरफ थोड़ा झुकते हुए वह जेसिका को देखने लगी। वो अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराए और बोली, मिस जेसिका, मैं इंटरव्यू कर लूंगी। क्योंकि अगर मैं उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं गई तो आप, नमन और कनिका अपने प्लान को आगे कैसे ले जा पाओगे? उद्धरण चिन्ह। जैसे ही ईशानी ने अपनी बात खत्म की, जेसिका के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए।
मिस जेसिका, नमन और कनिका को बोलना कि मैं उनकी बहुत आभारी हूँ। सिर्फ उन दोनों की वजह से मेरी जिंदगी बदल गई। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात कहकर ईशानी हंसी और वहां से चली गई। जेसिका इस वक्त इतने गुस्से में थी कि वह कांपने लगी। उसकी सांसें तेज हो गई थी। ईशानी, वह अपने पैरों पर खड़ी हो गई और उसने गुस्से में मेज पर रखा सारा सामान नीचे गिरा दिया। ईशानी अपने केबिन में वापस आ गई और डॉक्यूमेंट को लापरवाही से डेस्क पर फेंक दिया। नंदिनी दौड़कर उसके पास आई और उसने वह डॉक्यूमेंट उठाया। उसे पढ़ते हुए उसकी भौहें सिकुड़ने लगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, यह क्या है? नंदिनी ने पूछा। वक, ईशानी ने अपने कंधे उचका दिया और अपने हाथों पर कर लिए। क्या जेसिका चाहती है कि तुम इंटरव्यू लेने के लिए जाओ? उद्धरण चिन्ह। हाँ, वह मुझे इतनी आसानी से नहीं जाने देगी। ईशानी ने टेबल पर रखा हुआ कप उठाया और वहां से पेंट्री की ओर चल दी। क्या तुम ये काम करने के लिए मान गई हो? नंदिनी भी उसके पीछे पीछे चल रही थी। हाँ, अगर मैं मना कर देती तो फिर चीज मजेदार नहीं होती। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने कपबोर्ड में से इंस्टेंट कॉफी का एक पैकेट निकाला और उसे अपने कप में डाल दिया। अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो? नंदिनी को ऐसा लग रहा था जैसे ईशानी वहां जाकर काफी बड़ा रिस्क ले रही थी। जेसिका और कनिका जरूर उसके खिलाफ कोई साजिश सच रहे थे। नंदिनी को डर था कि अगर ईशानी उनका सामना नहीं कर पाई तो क्या होगा। ईशानी ने अपने कप में गर्म पानी भर लिया और उसने कप में कॉफी को चम्मच से धीरे धीरे चलाया। कप में से धुएं के साथ कॉफी की खुशबू भी बाहर आ रही थी। ईशानी ने एक गहरी सांस ली और कहा, इससे काफी अच्छी खुशबू आ रही है। उद्धरण चिन्ह। नंदिनी के पास खाने के लिए शब्द नहीं बचे थे। उद्धरण चिन्ह। वो ईशानी को लेकर काफी चिंतित थी, लेकिन ईशानी को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। ईशानी ने कॉफी का एक घूंट लिया और धीरे से कहा, मुझे यकीन है कि मैं उनकी कड़ी की गई मुश्किलों से बच सकती हूँ। अगर मुझे थोड़ा भी शक होता तो मैं जेसिका को मना कर देती। उद्धरण चिन्ह। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? नंदिनी को उस पर विश्वास नहीं था और वह थोड़ी घबराई हुई थी। हाँ, जब से जिया ने मुझे किडनैप कराया था, तब से अभिमान को मेरी और भी ज्यादा चिंता होने लगी थी, इसलिए वह हमेशा मेरी प्रोटेक्शन के लिए बॉडीगार्ड मेरे साथ भेजता है। उद्धरण चिन्ह। बॉडीगार्ड्स। नंदिनी के माथे पर बल पड़ गए और उसने पूछा, मैंने आज से कभी क्यों नहीं देखा? उद्धरण चिन्ह। क्योंकि वह हमसे छुपाकर रहते हैं। मैं जब भी किसी खतरे में होगी वह लोग तभी सामने आएंगे। उद्धरण चिन्ह। कॉफी का टेस्ट काफी अच्छा था। ईशानी ने संतोष के साथ अपनी आंखें बंद कर ली। नंदिनी ने अपनी नजरें इधर उधर घूमकर देखा, लेकिन उसे वहां पर कोई भी छिपा हुआ नजर नहीं आया। हालांकि उसे इस बात पर यकीन था कि अगर यह सब कुछ अभिमान ने अरेंज किया हुआ है तो कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद भी उसने चिंता के साथ ईशानी को वार्न किया, भले ही तुम्हारे पास तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडीगार्ड है, लेकिन फिर भी तुम अपना ध्यान रखना। बी केयरफुल। उद्धरण चिन्ह। ओके। ईशानी मुस्कुराए और उसने प्यार से नंदिनी के गालों को अपनी उंगली और अंगूठे के बीच में ले लिया। नो, ऐसे मत करो। नंदिनी ने ईशानी का हाथ अपने चेहरे से अलग कर दिया। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर मुस्कुराने लगे।